Hello friends, in the last video we have learned about कार्टेशियन प्रोडक्ट। पिछले वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशंस के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिवाइज करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो सपोज हमारे पास दो सेट गिवन है ए और बी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज नथिंग बट व्हाट, ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए टू बी। कहने का मतलब अगर हमारे पास ए और बी दो सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ए और बी के एलिमेंट्स को लेके जो हम एक पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जितने भी बना सकते हैं वही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो सपोज हमारे पास दो सेट है ए और बी। ए में अब कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 और बी में हमारे पास कुछ एलिमेंट है 2 4 6 8। सो व्हाट इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें इस ए के सारे एलिमेंट्स को उस बी के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ 1 इज़ 4 1 6 एंड 1 8, 1 2 1 4 1 6 1 8। सिमिलरली 2 2 2 4 2 6 2 8। तो ऐसे करके हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिटेल मिल जाएगी। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन। तो हम अब आते हैं उसकी तरफ। सो दिस इज जस्ट एक रिवीजन है कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। ओके, ना रिलेशन होता क्या है इसके बारे में हमें समझना है। तो बिफोर गोइंग फॉर द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, थोड़ा हम उसके बारे में समझते हैं कि क्या है। तो कुछ एक्टिविटी हम करते हैं, ठीक है, और वो एक्टिविटी कुछ ऐसी अलग एक्टिविटी नहीं है, बस हम इन्हीं से इन्हीं से कुछ हम एक्टिविटी करेंगे। तो हम अपने रियल लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस के बारे में जानते हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, देन फादर ब्रदर फादर, फ्रेंड्स। ये हम अपनी रियल लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस के बारे में इसी तरीके से जानते हैं। ठीक है, मैथ्स में रिलेशंस के बारे में हमें क्या समझना है, कैसे समझना है, अब आज हम उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, सो सपोज मैंने दो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे। एक स्टेटमेंट मेरा R1 है और दूसरा स्टेटमेंट मेरा R2 है। और R1 के बारे में क्या बताया गया है? दैट R1 इज़ x, y, एक ऑर्डर्ड पेयर है जो x, y का है, सच दैट x एंड y इज़ इवन, जहाँ पे x और y क्या है मेरा इवन है, कॉमा x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। कहने का मतलब वहाँ पे मेरे x की जो वैल्यू है वो इस सेट A से आनी चाहिए और y जो है वो सेट B से आना चाहिए। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है? x, y हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा जहाँ पे x और y इवन होने चाहिए। x बिलोंग्स करना चाहिए सेट A को, y बिलोंग्स करना चाहिए सेट B को। तो x और y दोनों इवन है, तो हम पहले इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं कौन कौन हमारे इवन है। तो सेट A में हमारे पास 2 और 4 इवन है और सेट B में सारे एलिमेंट्स इवन है। इसका मतलब इसके 2 और 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा इसके सारे एलिमेंट्स के साथ। तो वो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, सो 2 इज़ कंबाइंड विथ ऑल दिस, सो पहले 4, देन 4 इज़ कंबाइंड विथ ऑल दिस, सो नेक्स्ट 4। ठीक है, अभी हम डोमेन और रेंज में नहीं आते तो अभी इस पर कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए। सो अभी फ़िलहाल के लिए आप समझो कि हमारे पास एक स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को हमने उसमें से पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जो थे वो हमने बना लिए। जो स्टेटमेंट बोला गया उस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, इस तरीके से समझ लो। ठीक है, सिमिलरली अब एक दूसरा स्टेटमेंट बोला गया हमें, दैट सेकंड स्टेटमेंट इज व्हाट, R2। R2 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? R2 अगेन दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट नाउ x इज ग्रेटर देन y, मतलब x y से बड़ा होगा, वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। तो सेम कंडीशन, x हमारा सेट A से होना चाहिए और y हमारा सेट B से होना चाहिए। और रिलेशन अब क्या दिख रहा है हमें? x ग्रेटर होना चाहिए y से। अगर हम यहाँ पे आते हैं अपने इस A और B में, तो हम चलो वो रिलेशन, वो जो बोला गया है उस रिलेशन को यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं।
तो 1 इन सभी से छोटा होगा, इसका मतलब 1 का कॉम्बिनेशन किसी के साथ नहीं बन सकता। सेकेंड है 2 ग्रेटर देन तो 2 से नहीं है लेकिन इक्वल टू जरूर है, लेकिन हमें कंडीशन में इक्वल टू नहीं दिया हुआ है तो हम 2,2 नहीं ले सकते हैं। देन 2 बाकी सभी से छोटा ही होगा, सो बाकी के साथ भी इनके कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे। तो किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, देखते हैं 3 का। सो 3 इज ग्रेटर दैन 2, यस। तो हमें 3 और 2 का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा जो हमने वहाँ पे लिस्ट कर लिया। सिमिलरली नाउ 3 कैन नॉट बी ग्रेटर देन रिमेनिंग 3, तो इनके साथ इनका कॉम्बिनेशन नहीं होगा। नाउ 4 सिर्फ किससे बड़ा हो सकता है, 2 से बड़ा हो सकता है। 4 के इक्वल होगा, 6 से छोटा होगा, 8 से छोटा होगा, तो एक ही पॉसिबल है 4,2। आफ्टर दैट 5 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ भी बन सकता है और 4 से, क्योंकि 5 इज ग्रेटर दैन 2 एंड 5 इज ग्रेटर दैन 4, तो 5 इज ग्रेटर दैन 2 एंड 5 इज ग्रेटर दैन 4। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट के लिए जो जो पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते थे उसे हमने लिस्ट कर लिया। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट हमें दिए गए, इन 2 सेट्स के रेफरेंस पे हमने उनके पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स को लिस्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी। नाउ अब हम आते हैं अपने डेफिनेशन पे कि यहाँ से हमें रिलेशन का डेफिनेशन कैसे मिलता है। तो अगर मैं बोलूँ R1 और R2 के बारे में कि क्या R1 में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं मेरे, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर क्या इस A क्रॉस B में दिख रहे हैं हमें, तो अगर आप अच्छे से चेक करोगे तो आपको हर एक पेयर यहाँ पे दिखेगा क्या, तो यस 2,2 भी है, 2,4 भी है, 2,6 भी है, 2,8 भी है। अगर आप सारे एलिमेंट्स को देखो तो यहाँ पे मिल जाएंगे वैल्यू आपको। सिमिलरली चेक आउट फॉर R2 के भी सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे है क्या, तो R2 के ऑर्डर्ड पेयर है 3,2 है, देन 4,2 भी है, देन 5,2 तो 5,2 भी है, देन 5,4 भी है। इसका मतलब R1 और R2 के सारे एलिमेंट्स जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। और सेट थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम ये बात जानते हैं कि अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरी सेट में हो तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो वो सबसेट होता है उस दूसरे सेट का। कहने का मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि R1 मेरा सबसेट होगा A क्रॉस B का। सिमिलरली R2 मेरा सबसेट होगा A क्रॉस B का। सो हमें कंक्लूजन क्या मिला, हमें कंक्लूजन ये मिला कि दोनों रिलेशन जो हमें दिखे हैं वो दोनों रिलेशन सबसेट हैं किसके, A क्रॉस B के, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के। और यही मेरा डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन, तो अब आ जाते हैं आपने जो प्रॉपर टिपिकल डेफिनेशन हमारा होता है, हम उस डेफिनेशन में आते हैं और अब आपको डेफिनेशन समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो व्हाट इज अ रिलेशन, डेफिनेशन, अ रिलेशन आर फ्रॉम टू नॉन एम्प्टी सेट A to B is a subset of the कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। क्या है बात क्लियर, अभी हमने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ को चेक किया और हमें वो चीज़ें मिली, तो हमने उसी को स्टेटमेंट में लिख लिया कि R1 और R2 दोनों क्या थे, A क्रॉस B के सबसेट थे। सो ए रिलेशन R फ्रॉम टू नॉन एम्प्टी सेट A to B इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B derived by describing a relationship between the first element and second element of the ordered pair in A क्रॉस B। इसी A क्रॉस B में से कोई भी रिलेशनशिप अगर हम डिफाइन कर दे जहाँ पे मेरा फर्स्ट एलिमेंट इसी ऑर्डर पेयर से आएगा, सेकंड एलिमेंट भी इसी ऑर्डर पेयर से रिलेटेड होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। That is the simple definition of set. So I think it is clear to you. अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स में जाइए और थोड़ा फिर से एक बार डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगी ये बात। और नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा किसी दूसरे माध्यम से। ठीक है, नाउ सो उस रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं,
तो उसे लिखा इस तरीके से जाता है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट आर, ये दो डॉटेड है, देन ए टू बी। इससे क्या समझ में आता है, हमारा आर एक रिलेशन है, कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब सेट ए से सेट बी तक हमने एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। तो हमने देखो R1 और R2 में जितने भी एलिमेंट्स कंसिडर किए हैं वो सेट ए और सेट बी से ही कंपैरिजन करके लिया है, ठीक है। तो ये बात आई थिंक क्लियर हो गई है अभी आपको, दैट्स गुड, वेरी गुड। नाउ थोड़ी थोड़ी और इंपॉर्टेंट बात है, अब रिलेशन का डेफिनेशन तो मिल गया हमें, तो थोड़ा हम और इसके डिटेल में जाते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। तो इसके डिटेल में जाके हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आते हैं पहले डोमेन पे, रेंज पे और कोडोमेन पे। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, इस बात को समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि मेरा डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होगा। क्योंकि अगर हम JEE के प्रोस्पेक्टिव से देखें, अगर हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है JEE, तो उसके प्रोस्पेक्टिव से देखें तो डोमेन एंड रेंज इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस पर क्वेश्चंस लगभग हमेशा आते ही हैं। और डोमेन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है। तो डोमेन के बेसिक डेफिनेशन जो होती है उसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है हमारा फंक्शन, और फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे लिए डोमेन को जानना, रेंज को जानना, ठीक है। तो लेट अस डिफाइन डोमेन, और उसके बेसिस पे हम उन एग्जांपल्स में भी देखेंगे कि मेरा डोमेन और रेंज कैसे आएगा। सो डोमेन इज़ व्हाट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, किसी भी रिलेशन के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हो सकते हैं, किसी भी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, उन ऑर्डर्ड पेयर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सभी के सभी क्या हो सकते हैं, होंगे मेरे डोमेन होते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, डोमेन। दैट मीन्स द ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स इन द रिलेशन है, उस पर्टिकुलर रिलेशन में जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट। नाउ तो R1, तो डोमेन का डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। अगर मैं अपने R1 को देखूं तो इसके सारे फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं हम लोग, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इन सभी में 2 है, तो हम उन सब के लिए एक ही 2 ले सकते हैं। तो मेरी डोमेन में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, एक आएगा 2, दूसरा और देखो तो 4 भी आया है, हमारे फर्स्ट एलिमेंट में कौन है, 4 भी है, तो इसका मतलब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। क्या इसके अलावा 2 और 4 के अलावा इस सेट में कोई भी फर्स्ट एलिमेंट और दूसरा दिख रहा है हमें, तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब मेरा डोमेन क्या होना चाहिए, 2 एंड 4 होना चाहिए। सेकंड में आप, तो सेकंड के भी अगर हम सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को चेक करते हैं तो देखो पहले पेयर में हमें 3 दिखेगा, दूसरे पेयर में हमें 4 दिखेगा, तीसरे पेयर में हमें 5 दिखेगा, चौथे पेयर में भी हमें 5 दिखेगा। तो मेरे फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 है, 4 है और 5 है। So what is our domain? So in this case our domain is 3, 4, 5. तो इस तरीके से हमने अपने डोमेन को डिफाइन किया। क्या डोमेन को डिफाइन किया कि किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में जो भी हमारे फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उसी को हम डोमेन बोलते हैं। ओके, नाउ कम्स टू रेंज। वेरी सिंपल डेफिनेशन अगेन, रेंज इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, जितने भी सेकंड एलिमेंट होंगे उस पेयर में वो सभी हमारी रेंज होती है। तो सारे फर्स्ट एलिमेंट मेरी डोमेन होगी और सारे सेकंड एलिमेंट की सेट जो होगी वो हमारी रेंज होगी। अब आते हैं रेंज चेक करते हैं R1 और R2 दोनों के लिए। तो R1 का रेंज है मेरा 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, मतलब कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। जो रिपीट हो गया उसे 2 बार लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेट्स में हम हमेशा किसी भी एलिमेंट्स को एक ही बार एंटर करते हैं। सो रेंज इज व्हाट, 2, 4, 6, 8। सो इन दिस केस मेरा डोमेन है 2, 4, हमारा रेंज है यहाँ पे 2, 4, 6, 8। नाउ कम्स टू रेंज R2। अगर R2 में हम रेंज की बात देखें तो हमारे सेकंड एलिमेंट्स को अगर हम चेक करेंगे तो मेरे पहले पेयर में 2 है, सेकंड पेयर में भी 2 है, थर्ड पेयर में भी 2 है, फोर्थ पेयर में मेरा 4 है। तो 2 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, तो उसके लिए हम एक ही बार 2 कंसिडर कर लेंगे। और लास्ट पेयर में मेरे पास सेकंड एलिमेंट जो है वह है 4, तो 4 भी आएगा। सो योर रेंज इज 2, 4, ठीक है, क्योंकि 2 और 4 यही 2 एलिमेंट्स वहाँ पे आने वाले हैं। सो क्या आपको रेंज भी क्लियर हो गई है, डोमेन भी क्लियर हो गई है। सो डोमेन कहने का मतलब किसी भी रिलेशन के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं वो हमारे क्या होंगे, डोमेन होंगे, और उस रिलेशन के जितने भी सेकंड एलिमेंट है वो हमारे क्या होंगे, रेंज होंगे।
ओके, नाउ व्हाट इज कोडोमेन? थर्ड पॉइंट इज कोडोमेन। तो जो हमारा पूरा सेट बी होता है उसी को हम कोडोमेन बोलते हैं, सिंपल भाषा में और आसान भाषा में उसी को समझते हैं, ठीक है। सो कोडोमेन कहने का मतलब सेट बी। तो अब ये दोनों रिलेशन मेरा डिफाइन कहाँ से किया गया है? सेट ए और सेट बी के बीच में डिफाइन किया गया है। तो बी में सेट बी ही मेरा क्या हो जाएगा इस केस में? तो मेरा कोडोमेन हो जाएगा, ओके। क्योंकि हर केस में वाई को हम किससे ले रहे हैं? बी से ले रहे हैं। वाई को किससे ले रहे हैं? बी से ले रहे हैं। तो जो हमारे रिलेशन में सेकंड एलिमेंट हम जिस सेट से लेते हैं वो पूरी की पूरी सेट मेरी क्या हो जाती है? कोडोमेन हो जाती है। बस इतनी सी चीज़ हमें समझनी है कोडोमेन के बारे में, ओके। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एक और छोटी सी चीज़ हमें समझनी है। क्या? अगर मैं अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ दूँ आपसे, ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कि मैंने बोला कि अगर मान लो ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, या ये मेरे पास दो सेट है ए और बी जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, मैं इसमें से कितने पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस बना सकता हूँ? तो अब आप सोच सकते हैं कि हाँ कैसे बनेगा, ठीक है, मीन्स क्या बना ले। तो अगर मैं थोड़ा सा और डीप में जाऊँ इस रिलेशन के बारे में, तो मैं अगर हर एक एलिमेंट को सिंगल सिंगल भी कंसिडर करूँ, ये मान लो सिर्फ एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया जिसमें सिर्फ 1 और 2 ही आ रहा है, तो वो भी एक रिलेशन होगा मेरा। कुछ भी हो सकता है रिलेशन, यू कैन डिफाइन एनीथिंग सच दैट वो 1 और 2 को सेटिस्फाई कर ले। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ 1 और 4 को लेकर रिलेशन डिफाइन करना चाहूँ तो डिफाइन कर सकता हूँ। मतलब मैं चाहूँ तो इनमें से सभी एलिमेंट्स को कंसिडर करते हुए एक रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ, पहली चीज़। फिर मैं चाहूँ तो दो दो के पेयर बना के उनके बीच में रिलेशन बना लूँ। तो मेरे पास नंबर्स हैं, मैं अपने मन से कैलकुलेशन कुछ भी करके एक रिलेशन डिफाइन कर लेता हूँ। जैसे कि वहाँ पे दो रिलेशन मैंने डिफाइन किए, एक एक्स एंड वाई इज़ इवन, दूसरा एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। हम चाहे तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, एक्स इज़ लेस देन वाई, कुछ अलग पेयर बन जाएगा, उसमें अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं कितने पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस बना सकता हूँ? तो इसका आंसर हमारे डेफिनेशन में छिपा हुआ है, अगर हम उसको ध्यान से देखें। तो रिलेशन होता क्या है? अ रिलेशन फ्रॉम टू नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो क्या होते हैं? सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। कहने का मतलब है कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम जितने भी सबसेट्स बना सकते हैं, हम उतने रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जितने सबसेट बना पाएंगे उतने रिलेशन को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। सो लॉजिक क्या बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। मतलब हम कितने पॉसिबल रिलेशंस बना सकते हैं, दैट पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू व्हाट? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। अब दूसरी बात, तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर एक एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट ए के पास पी एलिमेंट हैं, सेट बी के पास क्यू एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स कितने बनते हैं? तो पी इंटू क्यू बनते हैं। यू कैन चेक आउट ओवर हियर कि अगर मेरे पास इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, टोटल पॉसिबल पेयर्स कितने बन सकते हैं? 5 इंटू 4 मतलब 20 बनेगा। काउंट कर लो, ये 20 है, ठीक है। सो पी इंटू क्यू मेरा क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। और एज पर द सेट थ्योरी, अगर किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने? n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट फॉर दैट सेट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n होता है। ये हम सबसेट के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, जो कि हमारी सेट थ्योरी पे है। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर मेरे पास सेट ए में p एलिमेंट है, सेट बी में q एलिमेंट हैं, तो मेरे सेट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो मेरे सेट ए क्रॉस बी में p इंटू क्यू एलिमेंट होंगे, मतलब पी क्यू एलिमेंट होंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर पी क्यू होना चाहिए। और अगर मेरा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 2 रेज टू द पावर पी क्यू है, दैट मीन्स हम उतने ही रिलेशंस क्या कर सकते हैं? यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं।
सो द नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन इज इक्वल टू 2 raised to the power p इंटू क्यू होगा, वेयर p इज वॉट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A एंड q इज वॉट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट जो हमें आज जानना था. ठीक है, तो आई थिंक आपको रिलेशंस के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई है. इतनी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी था. अगर हम इतनी चीज़ों को समझ सकते हैं, समझ जाते हैं अच्छे से, तो इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फंक्शन. एंड फंक्शन इज़ नथिंग बट दैट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को ही हम फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो वो हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं उसके और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से आपको समझ में आएगी बातें. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को सब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको हमेशा अमेजिंग और अच्छे अच्छे कंसेप्ट मिलते रहे. थैंक यू.